दोस्तों एक गांव जो कि बहुत ही खुशहाल गांव था। सारे लोग राजी खुशी के साथ रहा करते थे, अपने काम मिल बांट कर किया करते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि गांव के कुछ न कुछ सदस्य धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं और ये गांव वालों के लिए बहुत ही चिंतित कर देने वाली बात होती है। पर जो भी सदस्य गांव का गायब होता था, 2-4 दिन के बाद अगर उसकी डेड बॉडी मिल भी गई तो बहुत ही भयानक रूप में मिलती थी। किसी का गला नहीं होता तो किसी का पैर नहीं होता था, तो बॉडी कुछ इस रूप में होती थी दोस्तों कि जैसे किसी दानव ने, राक्षस ने उसको नोच नोच कर खाया हो। और ये चीज़ पूरे गांव में दहशत फैला देती है और पूरे गांव वालों की खुशी क्या, रात की नींद तक हराम हो जाती है, इस डर से कि कहीं उनके परिवार के सदस्य की बारी तो नहीं, कि कहीं उनकी ही तो बारी नहीं। लोग घर से निकलना तक बंद कर देते हैं। जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं। अब गांव वाले बेचारे करें तो क्या करें। तभी सारे गांव वाले भरी दोपहरिया में इकट्ठे होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि आखिर हमारे गांव को किसकी बुरी नज़र लग गई, कहाँ से ये नरभक्षी दानव हमारे गांव में आ गया और ये हम लोग कैसे उसको पकड़ पाएंगे, कैसे हम लोग अपनी जान बचा पाएंगे। तो सारे गांव वालों ने योजना बनाई कि चलो एक निगाह रखते हैं, कि सब पर निगाह रखते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, आखिर वो हमारे बीच किधर रह रहा है जो हम लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे। तो सारे गांव वाले यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब सारे लोग चौकन्ने रहेंगे, सवेरे से लेकर रात तक चौकन्ने रहेंगे, मशाले जलाकर रखेंगे। तभी ये सारी चीज़ें करने के बाद उसी गांव में एक परिवार होता है, मिथिला, किशोर और रघु। ये 3 परिवारों पर एक शक की सुई पूरे गांव वालों की अटक के रह जाती है और गांव वालों को ये लगता है कि मिथिला और किशोर का जो लड़का है 12 साल का, रघु है जिसका नाम, वही नरभक्षी है। और ये चीज़ पूरे गांव में दहशत की जैसे फैल जाती है कि हमारे ही गांव में नरभक्षी है, जो कि रघु जिसका नाम है, जिस बच्चे का नाम, वही नरभक्षी है। तो गांव वालों का कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस ये कम होता है कि चलो ये दानव है, ये इंसान के रूप में दानव है, चलो इसी को हाथ पैर बांध कर इसको जला देते हैं और पूरे गांव भर की हम लोग जान बचा लेते हैं। और ठीक वो सारे गांव वाले मिलकर रघु के साथ ऐसा ही करते हैं, जो बस महज 12 साल का एक बच्चा होता है और उसकी जो माँ मिथिला होती है वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। 1 से 2 दिन के भीतर ही करीब रात का 1 बज रहा था, तभी सारे लोग रघु को रस्सी से और मुंह में कपड़ा बांधकर शमशान घाट की तरफ लेकर जाते हैं। वहीं उसके बाप को भी पूरी तरीके से, यानी किशोर को भी पूरे गांव वाले अच्छे से समझाते हैं कि भाई तेरा ही लड़का इंसान के रूप में नरभक्षी हो बैठा है, उसको हमें इस गांव से भगाना ही होगा और भगाने का एक ही तरीका है कि हम इसको पूरा जड़ से ख़त्म करें। अच्छा, किशोर भी उन लोगों की बातों में आ जाता है क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ों को सामने देखा होता है कि उसको लगता है कि मेरा ही लड़का नरभक्षी दानव है जो लोगों को नोच नोच कर खाता है। अच्छा, रात के 1 बजे उसको शमशान घाट की तरफ ले जाते हैं और चारों तरफ ऐसा डर का माहौल होता है। वैसे तो शमशान घाट पर औरतों का जाना बिल्कुल मना होता है, पर इस शमशान घाट पर कुछ औरतें, बड़े, बूढ़े, बच्चे सारे लोग थे, क्योंकि सारे लोग ये देखना चाहते थे कि कैसे नरभक्षी का अंत होगा। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बुरा हाल मिथिला का होता है, पर मिथिला अपने बच्चे के पीछे शमशान घाट नहीं भागती, बल्कि वो पुलिस स्टेशन भागती है और वहाँ सारी कहानी बताती है। इधर नरभक्षी के अंत की तैयारी हो रही होती है कि सारे गांव वाले धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं और रघु को लिटा दिया जाता है। एक एक करके सारे गांव वाले अपना बदला लेने के लिए उस पर लकड़ियां रखने लगते हैं। सब गांव वालों को ये लगता है कि अगर ये आज इसका अंत होगा तो हमारे गांव के सदस्य बच जाएंगे और ठीक आगे ऐसे प्रोसेस चलने लगता है। तभी जब पूरी तरीके से लकड़ियों से रघु को कवर कर देते हैं, तभी एक बड़ा तांत्रिक आता है जो कि इशारा करता है मशाल की तरफ कि लाओ और इस नरभक्षी को जलाकर इसका अंत कर दो, और बहुत ही तेज तेज से बोलने लगता है। और उधर तुरंत ही पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकती है और इधर वो मशाल
उसमें लकड़ियों में लगा ही देते हैं, आग जलने ही लगती है कि तुरंत पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उसमें मिथिला जो रघु की माँ होती है वो रोती बिलखती चिल्लाती वहाँ पर आ जाती है और तुरंत सारी लकड़ियों को हटाने लगती है। तो पुलिस वाले जो कि पहले से ही अपनी गाड़ी में 2 टैंकर 2 ड्रम पानी लेकर आते हैं, तुरंत ही उस लकड़ियों के ऊपर डाल देते हैं जिसमें रघु नीचे लेटा होता है, जल रहा होता है। तो जैसे ही डाल देते हैं आग तो शांत हो जाती है। मिथिला अपने 12 साल के बच्चे को रस्सी खोलती है और मुंह से बंधा कपड़ा निकालती है। पर ये सारा वाकया देखकर पुलिस वाले बड़े भौचक्के हो जाते हैं कि गांव वाले इतनी दकियानूसी कैसे हो सकते हैं, महज 12 साल के बच्चे को इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे सकते हैं। तभी उसको हटाते हैं और जैसे ही रघु के मुंह से कपड़ा उसकी माँ मिथिला हटाती है, बेचारा रघु हांफते हुए यही बोलता है कि माँ मुझे यहाँ से ले चलो, माँ मुझे बचा लो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। इतने में ही पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। औरतें मिथिला को खींचकर कोने में ले जाती हैं और गांव के जो और आदमी लोग होते हैं वो रघु को फिर से खींचकर उसी तरफ ले जा रहे होते हैं। तभी पुलिस वाले बहुत तेजी से हड़कंप मचाते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि बस करो ये तमाशा, 12 साल का बच्चा कोई नरभक्षी दानव नहीं हो सकता, इस बारे में हम खुद पता लगाएंगे, माँ को बच्चे को सौंपा जाए और ये भीड़ यहाँ से ख़त्म करो। पर गांव वाले बहुत हठी थे, वो मानने को तैयार ही नहीं थे। पुलिस वालों से गांव वाले यही कहते कि आप साइड में हटो, हमारे ये गांव का मामला है, हमारे गांव के 10 नहीं 20 नहीं कितने सदस्यों को इस रघु नरभक्षी ने जिंदा खा लिया है नोच नोच कर। तो पुलिस वाले काफ़ी कोशिश करते हैं और बच्चे को अपने अंडर में लेते हैं और उसकी माँ मिथिला को सौंप देते हैं। पर गांव वालों का गुस्सा तो शांति ही नहीं हो रहा था, उनको किसी भी तरीके से बस रघु को जिंदा जलाकर अंत करना था, क्योंकि वही उनको नरभक्षी लगता था। ये सारा जो वाकया था वो शांत होता है और जो मिथिला का जो पति है किशोर, वो भी यही कहता है कि चली जा यहाँ से, इस नरभक्षी को यहीं छोड़कर, वरना हम सब मारे जाएंगे और ये एक दिन तुझे भी जिंदा खा जाएगा। मिथिला हाथ पैर जोड़ती है अपने पति किशोर के और पुलिस वालों से ये रिक्वेस्ट करती है कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे और मुझे जंगल में रहने के लिए कुछ आप व्यवस्था करा दो, मैं अपने बच्चे को वहीं पर रख लूँगी, मैं कभी इस गांव में वापस नहीं लौटूंगी। अच्छा, इस बात से पूरे गांव वाले भी सहमत होते हैं कि जब ये नरभक्षी गांव में रहेगा ही नहीं तो हमारे गांव के सदस्य को कैसे ये जिंदा नोच कर खाएगा। तो गांव वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और जल्दी से मिथिला और उसके बच्चे किशोर का सामान गांव से बाहर फेंकने लगते हैं। कहते हैं जितनी जल्दी हो इस नरभक्षी को लेकर तू यहाँ से चली जा। अच्छा, वो जंगल चली जाती, घने घनघोर जंगल में रहने के लिए। इधर जो किशोर होता है वो अपनी पत्नी और बच्चों के पीछे बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि वो नरभक्षी के लिए ये सब कुछ कर रही है। तभी वो जंगल में रहने लगती है। कुछ टाइम बीता ही था कि नरभक्षी का जो एक डर था वो धीरे धीरे शांत होने को था। तभी उसी गांव का एक आदमी रात को अपने खेत से गुजर रहा था। अच्छा, जब वो जा रहा था तब उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डर लग ही रहा था कि अचानक से पास की झाड़ी से कुछ आवाज़ होने लगती है। तभी उस आदमी के हाथ में टॉर्च होती है, वो जलाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। तभी वो फिर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसको लगता है कि उसके साथ पीछे से कोई चल रहा हो और उसकी आवाज़ों को वो साफ सुन सकता था। तभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि नरभक्षी का जो डर दिल में बैठा है। तभी वो धीरे धीरे चलने लगता है, थोड़ी स्पीड बढ़ाता है, पर पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखता। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि गांव में फिर से दहशत का माहौल बढ़ जाता है। तभी वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसको अपनी पीठ पर भयंकर चोट महसूस होती है। और वो चोट कैसी होती है कि जिसके बहुत लंबे नाखून हो और वो कुछ इस तरीके से पीछे से हमला कर दे और उसकी पूरी पीठ खून से लबालब हो जाती है और वो चिल्ला के आगे दौड़ने ही लगता है कि तभी उसको नरभक्षी घेर लेता है और उसको वहीं पर नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। और इस वाकया से फिर दूसरी सुबह पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया और सारे लोग
रघु का जो पापा होता है किशोर, उसको ब्लेम करने लगे कि तूने अगर ये चीज़ थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो उसी दिन नरभक्षी खत्म हो जाता और तेरी वजह से हमारे गांव का एक और सदस्य मारा गया। इस पे किशोर बौखला जाता है और जिधर मिथिला और उसका बेटा रघु रहते हैं उधर पगलाए तरीके से उधर ही भागा चला जाता है कि आज तो मैं उस नरभक्षी का अंत करके ही मानूंगा। पर जैसे ही वो देखता है कि जंगल में एक झोपड़ी बनी है तो समझ जाता है कि मिथिला इसी में रहती है। तभी वो जाता है और कसके से उस झोपड़ी में हाथ पैर लाते मारने लगता है और चिल्लाने लगता है कि निकलो मिथिला और उस नरभक्षी को बाहर निकालो, तुमने उसको बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। फिर हमारे गांव का एक सदस्य मारा गया और ये देखना कि तू भी एक दिन इस नरभक्षी के हाथों मारी जाएगी और खाई जाएगी। तभी मिथिला बाहर आती है और कहती है कि क्या आतंक मचा रखा है, मेरे बच्चे को कुछ भी मत कहो। तभी उसको किशोर क्या करता है, हाथ से धक्का मार देता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पर जब किशोर आगे की तरफ बढ़ता है तब सच में एक ऐसा भयानक चीज़ वो देखता है कि उसको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और पीछे से मिथिला यही चिल्ला रही होती है कि मेरा बच्चा 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहता है, मेरा बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरा लड़का बच्चा दानव और नरभक्षी नहीं है। इतना कह ही रही होती है कि किशोर वो देख लेता है जो उसको शायद मिथिला की नज़र में नहीं देखना चाहिए था। किशोर देखता है कि उसका जो बेटा रघु है उसका सर अलग पड़ा है और आधा जो धड़ है वो बुरी तरीके से नोच कर खाया गया है। और ये देखते ही किशोर की चीखें निकल जाती हैं और उसको समझने में ये बिल्कुल देर नहीं लगती कि उसका 12 साल का मासूम बेटा नरभक्षी नहीं बल्कि उसकी बीवी मिथिला नरभक्षी है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है और मिथिला का चेहरे पर देखता है कि वो अजीब और डरावनी तरीके से मुस्कुरा रही है और कुछ ही मिनट के अंदर मिथिला के नाखून बड़े बड़े होने लगते हैं और उसका चेहरा गंदी तरीके से बदलने लगता है। चेहरा डरावने के साथ चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं और कुछ ही मिनट के अंदर उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने एक नरभक्षी दानव का रूप ले लेती है और उसको चीर कर खाना शुरू कर देती है। पूरी तरीके से पहले उसको मारती है और चीर के खाना शुरू कर देती है। इधर गांव वाले इंतज़ार कर रहे थे कि हो सकता है रघु को वो पकड़कर खींचकर दोबारा से गांव लाए ताकि हम सब गांव वाले उसका अंत कर सकें। इसके बाद तो किशोर का तक कोई अता पता नहीं चला। पूरे गांव वालों ने यही फैसला किया कि सारे गांव वाले दिन का दिन ही इस गांव को खाली कर देंगे क्योंकि अब इस गांव में और कोई नहीं रह सकता सिवाय नरभक्षी के, क्योंकि अब ये गांव पूरी तरीके से नरभक्षी का है। इसके साथ ही दोस्तों सारा गांव खाली हो गया, सिर्फ वहाँ मिथिला यानी नरभक्षी ही रहा करती थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।